नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। लॉकडाउन में मोदी सरकार बेच रही है सस्ता सोना, 15 मई तक है मौका। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इस संकट के बीच सोने की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच मोदी सरकार सस्ते सोने की स्कीम लेकर आई है। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपने कार्यकाल में बेचा था। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगले चरण की कीमत 4590 प्रति ग्राम तय की गई। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 से 2021 की सीरीज 2 सब्सक्रिप्शन के लिए 11 मई 2020 से 15 मई 2020 तक खुली रहेगी। इसके पहले सीरीज का इश्यू प्राइस 4639 रुपए प्रति ग्राम था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला इश्यू 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2020 तक खुला था। आपको बता दें कि घरेलू सराफा बाजार लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन फ्यूचर में सोने की कीमतें 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच जाएंगी। अमित शाह के खत पर गरमाया सियासी पारा, टीएमसी बोली आरोप साबित करे या मांगे माफी। WNS बंगाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। अमित शाह ने ममता सरकार से पूछा कि वह पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चुप क्यों है। वहीं अमित शाह के पत्र पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि इस संकट की घड़ी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री झूठ के पुलिंदा के साथ लोगों को गुमराह करने के लिए हफ्तों की चुप्पी के बाद बोल रहे हैं। विडंबना यह है कि लोगों को अपनी सरकार ने ही उनके हाल पर छोड़ दिया है। अमित शाह अपने फर्जी आरोपों को साबित करे या फिर माफी मांगे। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्र सरकार के समानांतर सरकार चलाने पर नाराज हैं, जिससे अमित शाह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। अमित शाह की मृत्यु के लिए ट्वीट कर मांगी दुआएं। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह की बीमारी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते वो दिन रात कामों में व्यस्त थे, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो अफवाहों को फैलाने वालों को कल्पनाओं का आनंद लेने देना चाहते थे। अमित शाह की कुछ लोगों ने तो ट्वीट कर उनकी मौत की दुआएं भी मांगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। शाह ने कहा कि कई लोगों ने ट्वीट कर मेरी मृत्यु के लिए भी दुआ मांगी है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस तरह की अफवाहों से स्वास्थ्य को और अधिक मजबूती मिलती है। कांग्रेस को बड़ा झटका, ईडी ने कुर्क की AJL की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बताया कि धन शोधन के एक मामले से जुड़ी जांच के तहत उसने कांग्रेस द्वारा प्रमोटेड एसोसिएट जनरल लिमिटेड और उसके नेता मोतीलाल वोरा की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। ईडी ने बताया कि जो संपत्ति जब्त की जा रही है उसमें मुंबई स्थित एक 9 मंजिला भवन भी शामिल है, जिसमें 2 बेसमेंट है और वह 15,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। योगी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया, अमित शाह ने बताई वजह। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई तो मेरा फोन लगातार बजने लगा। लोग पूछने लगे कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों बना दिया गया। उन्हें तो राज की कमान संभालने का कोई अनुभव भी नहीं है, या तो कभी म्युनिसिपल चुनाव भी नहीं लड़े हैं, या एक मंदिर के प्रमुख हैं। इन्होंने तो नगर निगम चलाने का भी अनुभव नहीं है। कभी जो मंत्री भी नहीं रहे उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अमित शाह ने बताया कि जब बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन हुआ तो PM और पार्टी अध्यक्ष के रूप में मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, वह ये थी कि किसी ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाए जो समर्पित हो और कठिन परिश्रम करने की योग्यता रखता हो। योगी ने अपनी अनुभवहीनता को अपने कठिन परिश्रम से खत्म कर दिया, इसलिए हमने यूपी के भविष्य को योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दिया। बीजेपी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला लिया वह आज सही साबित होता दिख रहा है। 6 बैंकों को 400 करोड़ का चूना लगाकर भागा विदेश। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी और विजय माल्या के बाद एक और कारोबारी 6 बैंकों को 400 करोड़ का चूना लगाकर विदेश भाग गया है। ये व्यक्ति बासमती चावल का व्यापार करने वाला कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड का मालिक है। दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने SBI और कुछ दूसरे बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब पता चला है कि कंपनी मालिक विदेश भाग गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर CBI ने कंपनी के मालिक और उसके 4 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पता चला है कि इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था।
और साल 2016 से लापता है। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। जिहाद चार्ट के मामले में सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। WNS केरल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और सीनियर पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर 11 मार्च 2020 के DNA शो में दिखाए गए जिहाद से जुड़े विवादित कार्यक्रम को लेकर है। द पॉइंट के अनुसार एफआईआर में लिखा है 11 मार्च 2020 को टीवी चैनल जी न्यूज के DNA कार्यक्रम प्रसारित किया गया। आरोपी ने अपना प्रोग्राम पेश किया जिसमें मुस्लिम धर्म को अपमानित किया गया। इसके अलावा इस एफआईआर में कहा गया है कि 11 मार्च के इस शो का मुख्य मुद्दा जिहाद चार्ट था। उन्होंने अपने शो में दर्शकों को समझाया कि इसका मतलब क्या होता है और जिहाद के कितने प्रकार होते हैं। कमलनाथ को वापसी का भरोसा, उपचुनाव में 20 से 22 सीटें जीतने का किया दावा। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व CM कमलनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से मुखातिब हुए और कई मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिए। इस दौरान उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने कमबैक पर कहा कि जनता दोबारा हम पर भरोसा करेगी और हमारी सरकार बनवाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 24 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी। चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की स्कीम हुई सक्रिय। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को देश के नागरिकों को पॉलिसी का लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। यह योजना भारत के जीवन बीमा निगम और अन्य निजी बीमा कंपनियों द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेश की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वालों को 55 साल की उम्र तक किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के नॉमिनी को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए कर्नाटक ने रोकी ट्रेन, विपक्ष ने येदियुरप्पा सरकार को घेरा। WNS बैंगलोर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश के अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों का अपना घर लौटना जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक 1 मई से अब तक 140 स्पेशल ट्रेन के फेरे लग चुके हैं, जिनमें 1,35,000 लोग यात्रा कर चुके हैं। ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से फंसे थे और स्पेशल ट्रेन के चलते ही अपने गृह प्रदेश पहुंच गए। इस बीच कर्नाटक में एक नया विवाद तब पैदा हो गया जब वहां की सरकार ने मजदूरों की कमी रोकने के लिए ऐसी ट्रेनें चलाने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रकाश में आते ही विपक्ष ने कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसे बर्ताव कर रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे कर्नाटक में ही रुक जाएं, अपने घर न जाएं, क्योंकि प्रदेश में निर्माण और औद्योगिक काम शुरू होने वाले हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।